नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। सवाल आपका है, मैं स्वागत है। इस खास पेशकश के जरिए हम हर रोज ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जिनका आपसे सीधा वास्ता हो और ये कोशिश करते हैं कि आपके सवालों के जवाब हम एक्सपर्ट के जरिए आपको दे सकें। हमारा आज का विषय जुड़ा है सेहत से। ब्रेड चिप्स का इस्तेमाल हम धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन इन्हें हानिकारक नहीं मानते। खासकर ब्रेड को तो हम आम रोटी जैसा ही मानकर चलते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के हालिया शोध में ये खुलासा हुआ है कि ब्रेड को टोस्ट बनाने की प्रक्रिया में कुछ ऐसे रासायनिक बदलाव होते हैं जो कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। आप पूछ सकते हैं अपने सवाल, लेकिन इससे पहले इस विषय को डिटेल में समझने के लिए पहले देखते हैं रिपोर्ट। क्या आपको ब्रेड, चिप्स और आलू से बने दूसरे फूड पसंद है? क्या आप टोस्ट के दीवाने हैं? क्या आपको ब्रेड को क्रिस्पी करके खाना अच्छा लगता है? अगर आपका जवाब हाँ में है, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका ये शौक सेहत पर भारी पड़ सकता है। ब्रिटेन की संस्था फूड स्टैंडर्ड एजेंसी ने बाकायदा चेतावनी जारी की है। उसने अपने देश के लोगों को ये कहा है कि वो बहुत देर तक तलने या सेकने के बाद भूरा होने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन तुरंत रोक दें। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्टार्च वाला खाना जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर और ज्यादा देर तक सेका, भुना, तला या ग्रिल किया जाए तो उसमें एक्रिलामाइड नाम का रसायन पैदा होता है। एक्रिलामाइड अलग अलग तरह के खाने में मौजूद होता है और ये खाना बनाते समय स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। ये उन खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा मिलता है जिनमें कुदरती शुगर की मात्रा अधिक होती है और जो 120 डिग्री सेल्सियस तक पकाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर चिप्स, ब्रेड, नाश्ते की दालें, बिस्किट, क्रैक्स, केक और कॉफी। बात करें ब्रेड की, जब भी हम उसको टोस्ट करने के लिए ग्रिल करते हैं तो उसमें बड़ी मात्रा में एक्रिलामाइड बनता है। जिस टोस्ट का रंग जितना गहरा होगा, समझिए उसमें उतनी ज्यादा मात्रा में एक्रिलामाइड मौजूद है। ब्रेड जब भूरा होने लगता है तो उसमें मौजूद स्टार्च, एमिनो एसिड और पानी मिलकर रंग और एक्रिलामाइड बनाते हैं और इसी से सुगंध भी पैदा होती है। इस नए शोध के बाद इंग्लैंड की फूड स्टैंडर्ड एजेंसी ने खाने को ज्यादा गर्म करने और उसे भूरा होने तक भूनने या पकाने से बचने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डाइटिशियन निधि पांडे। निधि, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू कीर्ति। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी देखा और आजकल हम अगर न्यूज़पेपर को पढ़ें या किसी भी हम कहीं भी बात करें तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय बन गया है कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है या हमारे जो फूड हैबिट्स हैं, और अभी हमने देखा कि किस तरह से टोस्ट करने से या चिप्स या ज्यादा स्टार्च वाली चीजें खाने से हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताएं आप। देखिए कीर्ति, फैक्ट ये है कि जब भी आप किसी भी चीज को हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं, चाहे वो तलना हो, चाहे बहुत देर तक भूनना हो, चाहे ग्रिलिंग हो, अगर कोई भी चीज हाई टेम्परेचर पे हो रही है तो वो उसमें मौजूद बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, विटामिन सी और मिनरल्स, इनको या तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर इनकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो हमारे शरीर में कम हो जाती है। तो दोनों या तीनों ही केसेस में हम ऐसी कोई भी चीज जब लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज देने का काम करता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता। और आप क्या बताना चाहेंगी निधि कि किस तरह से आजकल हमने कहीं न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रहे थे कि जो प्लास्टिक का आजकल काफी यूज हो रहा है, तो वो किस हद तक जिम्मेदार है बीमारियों के लिए और स्पेशली अगर हम कहें कैंसर के लिए? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कीर्ति, और यही चीज मैं अपने लगभग सारे क्लाइंट्स को बताती हूँ। प्लास्टिक जो है ये काफी मात्रा में हमारी लाइफ में एंटर हो चुका है। चाहे हम प्लास्टिक के कप्स जिसमें ऑफिसेज में चाय पी जाती है उसकी बात करें, चाहे हम मेलामाइन की कटलरी की बात करें, या फिर हम प्लास्टिक के डब्बे जिनमें हम फूड स्टोर करते हैं या माइक्रोवेव करते हैं, इनकी बात करें, तो प्लास्टिक जब भी यूज होता है और जब भी प्लास्टिक पे गर्म टेम्परेचर की कोई चीज रखते हैं या उसमें रख के कोई चीज को बॉईल करते हैं या गर्म करते हैं, तब एक केमिकल फॉर्म होता है जिसको कहते हैं जीनोएस्ट्रोजेंस। ये जो जीनोएस्ट्रोजेंस हैं ये बॉडी में एस्ट्रोजन को रिप्लेस करने का काम करते हैं, और इसी का मेजर रीजन है कि आजकल PCOD, PCOS, जिसको कि हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, इसकी मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है।
तो इवन प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी अगर आप एक दिन तक उस बोतल को रख दें और एक दिन के बाद उसको पिएंगे तो उसमें एक हल्का सा चेंज इन टेस्ट रहेगा, जो कि हम बिजी लाइफस्टाइल के चलते पहचान नहीं पाते। ये भी कैंसर को कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं हैदराबाद से, प्रवीण पूछें, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरा निधि पांडे मैडम से सवाल है कि ये जो ब्रेड्स में अभी जो होल व्हीट ब्रेड आता है, तो क्या ये भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी हानिकारक है? जी कीर्ति, ये क्वेश्चन लगभग सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि होल व्हीट ब्रेड या आटा ब्रेड जो हम यूज करते हैं, क्या ये डेंजरस है? सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर वो कम्प्लीटली होल व्हीट ब्रेड है 100%, तो वो उतना ज्यादा फ्लफी नहीं बनेगा जितने की मैदे वाली ब्रेड बनती है। दूसरी बात, मैदे वाली जो ब्रेड रहती है उसकी स्लाइसेस पतली रहती हैं, उसकी कैलोरी डेंसिटी कम रहती है, वेरास जो आपकी होल व्हीट या आटा ब्रेड रहती है उसकी एक स्लाइस मैदे वाली ब्रेड की लगभग 1.5 स्लाइस के बराबर रहती है, यानी कैलोरी डेंसिटी 1.5 गुनी हो गई। तीसरी बात, जब भी कोई भी ब्रेड है अगर उसमें आप लीवनिंग एजेंट्स नहीं डालते, जो कि नॉर्मली सोडा या सोडा खार होता है, अगर एकदम शुद्ध देसी भाषा में हम बताएं, तो ये चीज अगर ब्रेड में है तो ये डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए भी नुकसानकारक है, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए भी नुकसानकारक है, और किडनी प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स के लिए भी इक्वली डेंजरस है। जी, तो ब्रेड किसी भी फॉर्म में है, इट इज एडवाइज्ड कि आप उसे रोज ना लें। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं धमतरी से, चंद्रकांत साहू। चंद्रकांत पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, नमस्कार, मैं रुद्री धमतरी चंद्रकांत साहू बोल रहा हूँ मैम। जी जी मैम, हम लोग ये अधिकतर क्या है, बिना कुछ भी देखे उसका ब्रेड ले लेते हैं, क्या उसमें कुछ मात्रा वगैरह या उसका कौन डेट में बना है, क्या है, कैसा है, कितने दिन में इसको यूज करना चाहिए, उससे इसका इस्तेमाल तो करना नहीं चाहिए। आटा ब्रेड कैसे रहेगा अगर मान लो ब्रेकफास्ट वगैरह हम लेते हैं तो? जी, इस टाइप का आइटम वास्तव हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन मान लो कभी इसका यूज किए तो किस टाइप से करें? जी देखिए, स्टोरेज का एक बहुत ही वैलिड इशू इन्होंने रेस किया है कीर्ति। नॉर्मली जब ब्रेड आती है वो किसी भी हाउस होल्ड में हो, चाहे वो किसी लोअर मिडिल क्लास हाउस होल्ड में हो या अपर क्लास हाउस होल्ड में हो, हम बाकी सारी चीजों को स्टोर करने के लिए अलग रखते हैं, लेकिन ब्रेड उसी पैकेट में रहता है। अब जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो ये है कि ब्रेड क्योंकि हाई टेम्परेचर पे कुक होने वाली चीज है और फिर उसको थोड़े टाइम के अंदर पैकेज के अंदर डाल दिया जाता है। घर लाके सबसे पहले एक ब्रेड बॉक्स आया करता था, आज से करीब 15-20 साल पहले वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता था। ब्रेड आपने बाहर से लेके आए, आपने उसको ब्रेड बॉक्स में स्टोर किया और उसमें आप उसको रेफ्रिजरेट करेंगे। ये एक बहुत सही तरीका है ब्रेड को स्टोर करने का। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि उसको किस हद तक कैसा क्या यूज कर सकते हैं, अगर भाई रोज नहीं यूज करें पर कभी कभार यूज करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं मेरे पास, अगर आप देख सके। लेफ्ट हैंड में जो है ये नॉर्मल ब्रेड है बिना सिक्की वाली, और राइट हैंड में जो है ये ज्यादा सिक्की वाली ब्रेड है। तो अभी जिस रिसर्च को हम कोट कर रहे हैं उसमें ये वाली जो ब्रेड है, इस हद तक ब्रेड को नहीं सेकना है। गैस पे कम आंच में इस और इसके बीच में, जो कि गोल्डन ब्राउन कलर कहा जाता है, अगर उस लेवल तक ब्रेड रोस्टेड है तो वो उतना नुकसान नहीं करेगी जितना इस लेवल की रोस्टेड ब्रेड कर सकती है। जी, और अगर तीसरी चीज क्वांटिटी की हम बात करते हैं, तो अगर बहुत जरूरी है तो भी हफ्ते में 2 बार से ज्यादा ब्रेड का कंजम्पशन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही हैं जबलपुर से, संध्या कौशल। संध्या पूछें, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ जी। कि ब्रेड आप मना कर रहे हैं, इसमें ब्रेड से कैंसर होता है जी, तो मैं ये पूछ रही हूँ बच्चों को क्या दिया जाए फिर आखिर? बच्चे तो जिद करते हैं ब्रेड खाने की। जी मैम, थोड़ा सा हमारा जो मैसेज था वो शायद क्लियर नहीं हो पाया। ब्रेड से कैंसर नहीं होता है। ब्रेड को अगर आप बहुत ज्यादा रोस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा जला के खाते हैं, वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आपके शरीर में पैदा करता है। बच्चों को क्या दें, इसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं मैम। मेरे ख्याल से आज से 10-15 साल पहले जब ब्रेड इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती थी, तब तरह तरह की पूड़ियां हैं, पालक की पूड़ी है, मेथी की पूड़ी है, पराठे हैं, इस तरह की चीजें यूज होती थी। इनफैक्ट रोल्स, जो आप काठी रोल कहते हैं, या नॉर्मली जो रोल्स यूज होते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि बच्चा ब्रेड की जिद कर रहा है, तो उसका पोर्शन साइज आप कम कर सकते हैं। ये सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है।
दीदी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमारे दर्शक भी कई सवाल पूछ रहे हैं इस तरह से, और हम भी अक्सर ये देखते हैं कि अगर हम ब्रेड या कोई भी इस तरह की चीज जो हम मार्केट से लाते हैं जो कि हानिकारक हो सकती है हमारी सेहत के लिए, और एक कॉलर ने तो स्टोरेज का जो एक क्वेश्चन रेज किया था, अमूमन यही होता है कि न सिर्फ ब्रेड बल्कि अगर हम मार्केट से प्लास्टिक रैप्ड कुछ भी चीजें लेकर के आते हैं तो वो उसी प्लास्टिक में रहता है, और अगर खाली भी करते हैं तो उसको प्लास्टिक के ही बॉक्स में रख के रेफ्रिजरेट करते हैं। तो क्या असर होता है कि एक तो वो प्लास्टिक है, दूसरा फिर वो रेफ्रिजरेटर में रहता है, तो ये भी कई रिसर्च ने साबित किया है कि रेफ्रिजरेटर में भी अगर काफी समय तक खाना रखा जाता है तो उस पर भी हार्मफुल इफेक्ट आता है। देखिए कीर्ति, रेफ्रिजरेटर का मेन कंसेप्ट है लो टेम्परेचर पे चीजों को स्टोर करना, जिससे उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। लेकिन हम ये फैक्ट भूल जाते हैं कि लो टेम्परेचर पे भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो सरवाइव करते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो अगर आपने सुबह से शाम स्टोर कर लिया या किसी रीजन से आपने शाम से सुबह कोई चीज स्टोर कर ली तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम बनी बनाई चीज को 2 या 3 दिन तक रेफ्रिजरेट करके रखें और फिर उसे तुरंत गर्म कर लें, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है जी। जो फैक्ट्स है वो ये है कि अगर सुबह बना हुआ खाना है जो कम्प्लीटली रेडी है खाने के लिए, रोटी और सब्जी, उसको अगर मैं शाम तक खाती हूँ तो उसमें थोड़े लेवल का बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुका है जी। तो सुबह से शाम का बैक्टीरियल ग्रोथ प्लस मेरे खाने के बाद मेरे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं जो उस पर रिएक्ट करेंगे, ये दोनों चीजें मिलके उस खाने की डाइजेस्टिबिलिटी को या तो बेहतर कर सकती हैं या कमतर कर सकती जी। हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं भोपाल से, विनोद निगम। विनोद, पूछें क्या सवाल है आपका? मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल ब्रेड से बने आइटम और चाइनीज आइटम सब में अजीनोमोटो नाम का एक सॉल्ट डलता है जिसे अजीनोमोटो कहते हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है या लाभकारक है, और हानिकारक है तो कितना हानिकारक है? जी। प्रिजर्वेटिव्स अक्सर बाहर के सारे खाद्य पदार्थों में अवेलेबल रहते हैं। इसका अमाउंट वेरी कर सकता है, किसी में बहुत कम है, किसी में बहुत ज्यादा है, पर एक बेसिक चीज जो अजीनोमोटो करता है या दूसरे बाकी प्रिजर्वेटिव्स करते हैं वो ये करते हैं कि आपके पेट या इंटेस्टाइन्स के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरियल लाइनिंग रहती है उसको धीरे धीरे डैमेज करते हैं। इसी का सीधा असर ये है कि आजकल गैस्ट्रो रिलेटेड केसेस जो हैं वो बहुत राइज पे हैं। अगर हम आज से 8 या 10 साल पहले के गैस्ट्रो रिलेटेड डिजीजेस का ग्राफ देखें और 10 साल बाद का यानी कि अभी का ग्राफ देखें तो ये बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि हमारी जो बेसिक लेयर ऑफ इम्यूनिटी है वो डैमेज होती जाती है इन प्रिजर्वेटिव्स के यूज से। तो ये सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है, पर क्योंकि चलन में है तो ये कोशिश करें कि आप या तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें, या अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो अमाउंट जो आप लेते हैं एक बार में आप उसको कम कर दें। जी बिल्कुल निधि, आप हमारे साथ बने रहिए और हम हमारे दर्शकों के सवाल इसी तरह लेते रहेंगे, आप जवाब देते रहें, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सवाल आपका में, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डायटिशियन निधि पांडे। निधि, हम जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की कि अगर किसी भी खाने को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक अगर गर्म करते हैं तो उसमें हानिकारक रासायनिक चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है जो कि हानिकारक होता है। लेकिन अगर हम बात करें आजकल कुछ सालों से माइक्रोवेव की काफी एक डिमांड बढ़ गई है, या हर छोटे बड़े घरों में माइक्रोवेव होता है और गैस की अपेक्षा माइक्रोवेव को ज्यादा यूज किया जाता है। तो क्या इसमें कुछ डिफरेंस है कि अगर हम टोस्ट न करके अगर गैस के ऊपर उसको सेकते हैं या कोई चीज माइक्रोवेव में गर्म की जाती है तो किस चीज का क्या डिफरेंस आता है? देखिए कीर्ति, माइक्रोवेव को लेके इट इज 50-50% ओपिनियन। आधे लोग साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स का ये कहना है कि माइक्रोवेव कम्प्लीटली अनसेफ है, आधे लोगों का ये कहना है कि इट इज कम्प्लीटली सेफ। तो क्योंकि आजकल घर घर में माइक्रोवेव है और यूज भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कुछ प्रिकॉशंस अगर हम फॉलो करें, जैसा कि सबसे पहला तो प्लास्टिक्स माइक्रोवेव में बिल्कुल नहीं यूज करें। दूसरा ये है कि हाई टेम्परेचर पे कुक होने वाली चीजें, जैसे कई लोग कुकिंग के लिए माइक्रोवेव यूज करते हैं, उस केस में आप कोई भी जो प्रॉपर क्रॉकरी है, मैं अगर किसी ब्रांड का नाम लूंगी तो वो सही नहीं रहेगा, तो देयर आर मेनी ब्रांड ऑफ क्रॉकरी अवेलेबल। तो जो थिक क्रॉकरी जो कि स्पेसिफिकली बेकिंग के लिए मेंट है या माइक्रोवेव हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए मेंट है, आप उसमें यूज करें तो कम से कम नुकसान कम होगा।
तीसरा ये कि हर चीज अगर आप माइक्रोवेव कर रहे हैं तो उसको करने से रिफ्रेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कंप्लीट रिसर्च पॉजिटिव इसमें नहीं आई कि हमें बिल्कुल नहीं यूज करना है। इट इज अ डिवाइडेड ओपिनियन। तो जो आपका यूजेज है आप उसका फ्रीक्वेंसी अगर थोड़ा कम कर दें तो भी मेरे ख्याल से एक अच्छा प्रिकॉशनरी मेजर साबित हो सकता है। जी निधि, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं रायपुर से, जवाहर गुप्ता। जवाहर जी पूछें, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा ये कहना था कि सुबह दाल चावल सब्जी अगर हमने बनाया है तो शाम को जैसे बच जाता है तो उसको गर्म करके खाना है कि नहीं? जी बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है। गर्म करके खाना चाहें तो खा सकते हैं। मेरे ख्याल से थंब रूल अगर ये रखें कि जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही कुक हो, बल्कि उससे एक और अगर कम भी रहेगा तो आप ओबेसिटी की तरफ जाने से बच सकते हैं। कोशिश करें कि सुबह का खाना शाम, शाम का खाना सुबह ना कैरी फॉरवर्ड करें, और अगर करना भी पड़ता है तो सिर्फ सुबह का शाम करें, शाम का सुबह, क्योंकि शेल्फ लाइफ ज्यादा हो जाती है तो वो थोड़ा सा डेंजरस साबित हो सकता है। और अभी नहीं, ये चीज 10 या 15 साल बाद रूप लेती है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। निधि, जैसे इन्होंने जवाहर जी ने भी जो क्वेश्चन किया कि खाना गर्म करना करके खाना चाहिए या नहीं, लेकिन अमूमन घर में ये भी देखा जाता है कि खाना जब भी बनता है तो ये पॉसिबल नहीं होता कि घर का हर मेंबर उसी वक्त खाना खा ले। तो कई बार होता है कि जब जो लेट अगर खा रहे हैं तो खाने को दोबारा या 3 बार गर्म किया जाता है। वो भले ही ताजा खाना भी हो, लेकिन उसको अगर बार बार गर्म किया जाता है तो किस तरह से वो भी हानिकारक हो सकता है? जो कुक्ड फूड है उसको आप जितनी बार गर्म करेंगे उतनी बार उसके अंदर मौजूद जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं या विटामिन सी है, अगर थोड़ी बहुत मात्रा में बचा है तो वो तो डैमेज होता जाएगा। तो इससे नुकसान ये होगा कि डायरेक्टली आपको कोई चीज अफेक्ट नहीं करेगी, पर जो भी चीज आपको ताकत देती है या इम्यूनिटी देती है वो चीजें आपके खाने में ग्रेजुअली कम होती जाएंगी। फिर आपको अपनी उसी इम्यूनिटी के लिए आपको सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर आपकी बहुत ही अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल हो कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप योगा प्राणायाम वॉकिंग भी कर रहे हैं, तब उस केस में आपकी बॉडी को थोड़ा कम डैमेज होगा। निधि, अक्सर ये देखा जाता है, अभी हम जितने भी आर्टिकल्स पढ़ते हों, चाहे वो फूड रिलेटेड जो जिसमें वो प्रिकॉशंस बताते हैं, या जैसे अभी हमने हमारे प्रोग्राम में भी देखा कि ब्रेड हो या जितने भी पैक्ड फ्रूट्स होते हैं या फूड्स होते हैं उनके बारे में, तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये सब एक इंड्यूसिंग जीन को प्रोड्यूस करते हैं या उस जीन को इंड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में कि जो कैंसर को एग्रावेट करती है। तो ये कहाँ तक सच है? देखिए, आप में, मुझ में, या जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, हर किसी में कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स हैं। अब इसको एक्टिवेट क्या करता है, जैसे ही आपकी बॉडी में इनएक्टिविटी का लेवल बढ़ता है, प्रोसेस चीजों का इंटेक बढ़ता है और पोल्यूटेंट्स का इंटेक बढ़ता है। कैंसर कॉजिंग जो जीन्स हैं ये थोड़ा सा एक्टिव होना चालू होती हैं। तो अगर कैंसर से बचना है तो आपकी जो लाइफस्टाइल है ये बहुत हेल्दी होना चाहिए। अब अगर मैं हेल्दी कहती हूँ तो इसमें सही समय पे, सही मात्रा में, सही तरीके का खाना होना, इसके अलावा एक्सरसाइज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम हफ्ते में 4 या 5 दिन का वर्कआउट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो और आपकी कितनी भी कैपेसिटी हो। अगर ये 2 चीजें हम करते हैं, और तीसरा पोल्यूटेंट से बचने के लिए जो है प्रोसेस्ड चीजों की मात्रा कम। अब प्रोसेस्ड में आपके सारे नूडल्स आ जाते हैं, आपके सारे चिप्स आ जाते हैं। जितना बड़ा ब्रांड है, जितनी सुंदर पैकेजिंग है, उतनी प्रोसेसिंग ज्यादा है। तो ये बेसिक चीजें अगर ध्यान रखें तो बच सकते हैं। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और इतने वैल्यूएबल टिप्स हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक यू सो मच। आज के हमारे कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन हम अपने खास कार्यक्रम सवाल आपका है के जरिए हम हमेशा उन समस्याओं को प्रमुखता से उठाते रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़ी होती हैं। इसी कड़ी में एक नई पहल करते हुए IBC 24 आपको एक ऐसा मंच देने जा रहा है जहां आपको मिलेगा परेशानियों का हल और इसका निदान करेगा पहल। केवल सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं, हम करते हैं हालात को बदलने की कोशिश। आइए हम मिलकर लड़ें जन समस्याओं की जंग। आपकी हर समस्या अब हमारी समस्या, हम करेंगे निदान। आप अपनी समस्याओं से हमें रूबरू करवाएं। हमारा पता IBC 24 प्रथम तट, आरसन मोटर्स, अवंतीभाई चौक, रायपुर 36। हमारा ईमेल एड्रेस है pehl@ibc24.net।